अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महनूस शेर। आज लाहौर में एक बार फिर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मरदमशुमारी की टीम पर खुदकुश हमला किया गया, जबकि आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क में मरदमशुमारी को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ 9 साला कारकर्दगी का व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इन पर और बाकी अहम इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मुल्क में मरदमशुमारी जारी है लेकिन आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में, और अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे। हमारे हुक्मरानों का ना पेट भरता है ना इनकी आंखें भरती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जनाजे उठा उठा के थक गए हैं। और आप देखें अल्लाह सुबह 7:45 पे वाकया पेश आया जी। फौज के लोग वहां निकले हैं, टीचर्स निकले हैं मरदमशुमारी के लिए। मरदमशुमारी किस लिए कर रहे हैं? वो मरदमशुमारी इसलिए कर रहे हैं, यानी उनके जहनों में ये है कि यहाँ पर लोग, पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितनों को तालीम मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, गैस मिलनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, क्या हालात हैं जी। और हुक्मरानों के जहन में क्या है कि इस मरदमशुमारी को मुतनाज़े कैसे बना के यहाँ से लोगों को ठगना कैसे है, यहाँ पे हल्के बंदी कैसे करनी है। यानी तरजीहात अलग है, यानी कि दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान कहीं और, इतना छोटा सा बदमाशिया का टोला कुछ और सोच रहा है बैठ के, और उसने, जो मैं बार बार कहता हूं, हाईजैक कर लिया पूरी रियासत को। और आपको पता है ना, हाईजैकिंग के अंदर मुज़ाकरात होते हैं पहले, और उसके बाद कमांडो एक्शन करके हाईजैकर्स को मारना पड़ता है। एक खास हद के बाद जो है वो हाईजैकिंग, अगर हाईजैकर्स होते हैं तो उनसे फिर सजाए मौत होती है उनके लिए सिर्फ जी। अब कोई लश्कर अहरार, इस टाइप की कोई जमातें बनू के आप पीछे जाएं, इसके पीछे आपको खुरा मिलेगा अफगानिस्तान की सरजमीन, और पीछे मिलेंगे आपको कहीं वो रॉ वाले। यानी इसमें कोई बात है ही नहीं। यानी कुलभूषण यादव आपने पकड़ के जेब में रखा, आप नाम नहीं ले सकते। उधर चूचे बैठ के 3-4 जिनको जॉन कैरी बिठा गया था, जिनकी ना कोई औकात है ना कोई हैसियत है अफगान हुकूमत की, वो बैठ के बक करते रहते हैं बैठ के, और यहां से नाम नहीं निकलता कुलभूषण यादव का, इंडिया का। अच्छा, और इंडिया ने आज, यानी देखिए ना, पाकिस्तान का हमसाया अमन चाहते हैं जी। अब दो लोगों में अगर कोई तनाज़े खड़ा हो जाए तो तीसरे को आप कहते हैं ना बीच में ले आओ। अब वो अमेरिका कह रहे हैं बीच में आते हो, जब कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे, तो कर लो बात, करो बात, फिर ठीक है, करो बात। यानी एक तनाज़े जो चल रहा है कश्मीर के अंदर, अब हालात बहरहाल बदकिस्मती, मैं आपको इस वाक़े के बाद जो सुबह पेश आया, आप जरा हुकूमत की और हमारे हुक्मरानों और बदमाशिया के, आप जरा इनका दिमाग देखें कि बयान क्या दे रहे हैं, मुजम्मत करते हैं जी, तरदीद करते हैं। यानी भाई मुजम्मत तो दूसरा मुल्क करेगा ना, कोई तुर्की की तरफ से मुजम्मत आएगी, इज़हार हमदर्दी। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप खाने के अलावा कोई काम और है, लूट मार के अलावा कोई काम और है? हम मुजम्मत करते हैं, हम इज़हार हमदर्दी करते हैं, हम ताज़ियत करते हैं, ये तो दूसरे लोग करते हैं जी। मेरे घर में कोई सानिया पेश आ जाए तो मैं अपने घर को मुस्तहकम करूंगा, या मैं पड़ोसियों से, यानी पड़ोसी करेंगे ना कि आपसे ताज़ियत, या यानी किसी और से ताज़ियत, या मुझसे ताज़ियत, मुझसे हमदर्दी, हम ताज़ियत का इज़हार, हम इज़हार मुजम्मत करते हैं, वो देखें ये नहीं होगा। 5-10 मिनट के बाद इनमें से ना किसी को दिलचस्पी रही उसमें ना इसी, वो बनी बनाई एक इनकी प्रेस रिलीज आ जाती है, और उसके बाद ये गायब है। अच्छा, उसके बाद ये गायब है। वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है? एक सवाल जी, वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है? बिल्कुल उनकी खामोशी है। नहीं खामोशी तो आप छोड़ देना। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ है? मैं मरियम औरंगजेब साहबा से और तमाम जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ पे हैं और क्यों है और क्या कर रहे हैं। एक शहरी के तौर पे मेरा ये हक है कि मैं पूछूं कि मेरे मुल्क का सरबराह कहाँ है जी। और वो इतवार को जो इजलास हुआ था जहां इस्लामाबाद में, क्या वजीर आजम हाउस में इतवार के एक इजलास में ये फैसला हुआ था कि 44 बिलियन रुपीस इस फैसले को ऊपर नीचे, पैनामा के फैसले को करवाने के लिए खर्च किए जाएं, जिसके बाद बात नहीं बनी और यहां से सामान भी शिफ्ट हो गया लाहौर।
जी। क्या ऐसा हुआ? उस मीटिंग में 7 लोग थे नहीं। अगर मैं गलत हूं, क्योंकि वजीर आजम हाउस बता रहा है, वजीर आजम हाउस खाली पड़ा है इस्लामाबाद में, उसके मकीन यहां से जा चुके हैं जी। अब सवाल यह है कि क्या वापस आएंगे कल परसों, या और ये मैं खबर दे रहा हूं, ये वजीर आजम हाउस के हवाले से उसकी तरदीद कर सकते हैं, बजाय इसमें जो गालियां दें, तरदीद कर सकते हैं कि क्या कोई इजलास ऐसा हुआ जिसमें 7 लोग शरीक थे, एक खातून थी, 2 ब्यूरोक्रेट्स थे, एक सियासी शख्सियत थी और 2 शख्सियात का ताल्लुक मीडिया से था। और उसमें ये बात क्या डिस्कस हुई कि ये 44 करोड़ रुपया फैसला तब ऊपर नीचे करवाने के लिए, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं ये मुमकिन नहीं है। जब हाजिरी ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, फैसला तो नहीं बदला जा सकता, तो उसके बाद क्या ये तय हुआ कि 3-4 करोड़ रुपया फिर मुख्तलिफ हलकों में दे दिया जाए और हंगामा आराई करवाई जाए। और उसका ताल्लुक उस फैसले से है जो सिंध हुकूमत ने आज अदालत के साथ पंगा लिया है, एडी ख्वाजा को, अदालत का फैसला नहीं मानना जी। क्या ये उसकी बिस्मिल्लाह हुई है जो खामोशी छाई हुई है अचानक? वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है? मुझे उनकी सेहत के बारे में भी मैं चाहता हूं कि मुझे बताया जाए। पथरी थी, तो पथरी का दर्द ऐसा नहीं होता। पथरी के दर्द में आप चलते हुए हॉस्पिटल में नहीं जाते। पथरी का जो दर्द होता है उसमें आदमी तड़पता है जी। जैसे अपेंडिक्स का दर्द है ना, मिसाल के तौर पर अपेंडिक्स का दर्द में आप हिलते नहीं हैं, आप कहते हैं मुझे मैं हिलूंगा तो मुझे दर्द ज्यादा होगा, ठीक है। आप जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, वो ऐसे स्टिल रहता है, होता है ना, दर्द की बहुत सारी किस्में। लेकिन जो पथरी का दर्द होता है उसमें आदमी तड़पता है, उसमें आप चलते हुए, और वो शदीद दर्द होता है। यकीन है कि वो ऐसा दर्द नहीं हुआ होगा कि अचानक को चेकअप करवाने गए, वो हादसाती तौर पर वो अल्ट्रासाउंड या किसी रिपोर्ट में पथरी वगैरह निकल आई होगी। लेकिन सवाल ये कि वो लाहौर में किया हुआ है और खामोश क्यों है और क्या कर रहे हैं इस वक्त? वजीर आजम जो है वो एक सियासी शख्सियत, उनको प्लानिंग क्या है जी। अच्छा, मैं जरा दोबारा अभी इस मौजूद पे आता हूँ। 2 बातें ऐसी हैं जो मैं मेरी ज़हन से ना निकल जाए कि मुल्क की सियासत बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के, एडी ख्वाजा का फैसला, मैंने कल बात की थी गालिबन के सिंध काबीना का इजलास होगा, उसमें एडी ख्वाजा को हटा दिया जाएगा, और उसके बाद वजीर आजम हाउस खामोश है। आप नोट करें, वजीर आजम हाउस खामोश है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खामोश है। ये जो आपने 18वीं तरमीम इस वफाक को कमजोर करने के लिए आपके सो कॉल्ड ये जो जमहूरी हुक्मरान हैं, देखिए मैं जमहूरियत पसंद हूं। मुझे लोग कहते हैं आपको जमहूरियत पसंद है, मैं कहता हूं पसंद है। मैं कहता हूं आपको क्या पसंद है? वो कहते हैं मुझे चावल पसंद है। मैं कहता पूछता हूं तुम्हें क्या पसंद है? वो कहता है मुझे बिरयानी पसंद है। कहता हूं तुम्हें क्या? मुझे चाइनीज पसंद है। मुझे जमहूरियत पसंद है, ठीक है, मैं जमहूरियत पसंद हूं, और इतना जमहूरियत पसंद हूं कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे कीमा बना के रात को खाऊं। मुझे पसंद है जमहूरियत, एक डिश भी तो हो सकती है ना। अच्छा, अब बात यह है कि 18वीं तरमीम में जो बेड़ा गर्क वफाक का और सूबों के ताल्लुकात का हुआ, उसका एक ये नमूना बना हुआ है पिंग पोंग की गेंद की सूरत में ये एडी ख्वाजा। वो कह रहे हैं हमारा क्या, और वो खामोश है, वफाक वजीर आजम खामोश है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फोन किया, उनके पास कुछ, वो चुप, बिल्कुल चुप। तो अभी भी कशीदगी है इस इशू पर? कशीदगी खाक कौन सी कशीदगी थी? वो तो 1-2 वजीर बोल रहे थे, वजीर आजम बोले हैं इस बात पे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कुछ बोला है? ये तौहीन खामोश है ना। देखिए वो चीजें मैंने पहले कहा था, यहाँ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों एक जहन बना रहे हैं, और बिस्मिल्लाह जरदारी साहब ने किया कि अदालत का फैसला नहीं मानना। वो रख सकते थे एडी ख्वाजा को, एक अच्छा मैसेज है, अदालत का फैसला तौहीन अदालत। मुराद अली शाह भी रख सकते थे। मुराद अली शाह साहब की तो हैसियत अब बिल्कुल बेचारों को जबरदस्त कर दी है। मैंने कल भी बताया ना, जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब ने इशारों कराए में नहीं कहा होगा ना, इंसान बनी क्या सुबह हीरो बनता है, 6 बजे उठ के दौरा कर रहा हूं इधर उधर का, इंसान बन ये सीधा सीधा अनवर मजीद का बंदा लगाया वहां पे, क्या बग लगाई हुई है, गवर्नर शवर्नर, ये काम नहीं कर रहा, ये चीजें कोई काम नहीं आ रही, तो सीधा वापस उस पर आ जाओ और ये पंगा ले लो। तो एडी ख्वाजा को हटा के, एडी ख्वाजा कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, इधर मैं वापस आता हूँ, ये सियासत मुल्क के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हो रहे हैं, और बड़े, क्योंकि मंतकी अंजाम तो सर पे खड़ा है ना, मंतकी अंजाम की तरफ तो ये ऑपरेशन जबरदस्त जाएगा और जा रहा है। लेकिन आप जरा देखें खत्ते में क्या हो रहा है। एक तो ये इंडियंस ने कह दिया, यानी वो जो निकी हेली है, वो भारतीय निजाद यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की एम्बेसडर है, उनकी तरफ से बयान आया था कि हम चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात करें। इंडिया ने कहा हमें जरूरत नहीं है। इंडिया, ये अजीत डोवाल साहब पिछले हफ्ते मिलके आए जनरल मैटिस से, बाकी लोगों से मिले, जॉन कैली से भी, बाकी लोगों से मिले, होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह से। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने बिल्कुल जो है ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम गए थे अपनी कहानी डालने, वो अमेरिकन कह रहे हैं कि अपनी बात करो पाकिस्तान के साथ, और उधर वो अफगानिस्तान जो है वो हमारे, वो उधर क्या मामला हो रहे हैं, अफगानिस्तान का मॉस्को के अंदर जाना है, मतलब वो इंडिया खुद फंस गया अपने चक्रों में जो है ना, वो
वो फंस गए बुरी तरह। वो तो इंडिया से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा, मतलब वो बिल्कुल, मतलब वो अभी कंफ्यूज है, वो उधर थोड़े दिनों में कंफ्यूजन से निकलेंगे। अच्छा, और ये जो है ना, ये जो निकले नहीं, ये बहुत बहुत आगे इनका रोल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आई है एम्बेसडर के तौर पर, भारत आजाद है जी, और भारत के पीछे पड़ गए, यानी इनको कह रहे हैं ये कौन होती है मुज़ाकरात करवाने वाले 12। दूसरी दो बातें मैं करके फिर आता हूं मुल्क के साथ। एक, कल अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, अहम तरीन मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप की कल होने जा रही है चीन के सरबराह शी जिनपिंग से जी, यानी चाइना का सदर और अमेरिका का सदर कल व्हाइट हाउस में इनकी कल मुलाकात है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो यानी रेक्स टिलरसन आए हैं फैक्ट्री स्टेट, उन्होंने चंद रोज पहले कहा कि अगर चाइना ने, अगर चीन ने शुमाली कोरिया के ये मिसाइल के ऊपर से इन्होंने हाथ ना हटाया तो हम खुद अमेरिकन शुमाली कोरिया की ऐसी तैसी कर देंगे, हमें कोई चाइना की जरूरत नहीं है। शुमाली कोरिया ने इस मुलाकात से एक दिन पहले यानी आज उन्होंने वहां पे अपना तड़क करके वो 117 माइल्स ऊपर जाता हुआ एक मिसाइल उन्होंने चलाया और वो 68 मील दूर जाके गिरा। 68 माइल्स उन्होंने कवर की और एक उन्होंने इशारा भेज दिया और वो कह रहे हैं अगले हफ्ते हम फिर तजर्बात और करेंगे जी। रेक्स टिलरसन ने कहा था कि आप किया तो हम कार्रवाई करेंगे तुम्हारे खिलाफ, जनूबी शुमाली कोरियंस हम डायरेक्ट आ जाएंगे। अब इसको मिसाइल को पटाखे को चला दिया, मैसेज मिल गया, मैसेज मिल गया। देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर है ना, वो बात ही कहना चाह रहा, लॉन्च होते हैं तो वो इसी तरह से वो शुमाली कोरिया भी लॉन्च करता रहता है अपना मिसाइल थोड़े दिन बाद। अच्छा अब बात ही है कि अब कल वो मीटिंग होने जा रही है, अब उस मीटिंग में क्या होगा, ठीक है। रेक्स टिलरसन से पूछा आज लोगों ने कि वो शुमाली कोरिया वालों ने फिर मिसाइल फायर कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, चुप हो गए, क्योंकि इससे आगे तो जंग है ना, इससे आगे तो पूरा बैरून काहिल में जंग है। अच्छा एक बात सिर्फ, शुमाली कोरिया एक ऐसा मिसाइल तैयार कर रहा है जो वो बर्रे आजम कहते हैं ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो अमेरिका में जाके गिर सकता है, अमेरिकन को ये खतरा है, ये सीधा वहां जाके गिर सकता है। तो एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। ये जापान, ये जनूबी कोरिया, ये पूरा पैसिफिक का इलाका गर्म, बहुत खौफनाक हालात है वहां पे। और एक और खौफनाक मामला हुआ है वो ये कि इदलिब का जो इलाका है जो कि शाम के अंदर है, वहां पे एक बड़े कीमियाई हथियार के इस्तेमाल होने की खबर है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब हो गया। जो मगरिब है यानी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह, वो सारे कह रहे हैं कि बशारुल असद ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं और 100 लोग तकरीबन वहां पे शहीद हो गए जी, और सीरियन गैस इस्तेमाल। लेकिन जो रशियंस हैं वो कह रहे हैं कि नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, हादसाती तौर पर किसी जगह पे बॉम्ब गिरा है और उसके नतीजे में वहां पे फैक्ट्री थी वो तबाह हो गई। तो एक टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन दुनिया में खत्ते में जन्म दे रही है। हमारे इश्यूज क्या हैं कि पैनामा का फैसला आने वाला है, 44 करोड़ रुपए उस इजलास में डिस्कस हुए, फैसला नहीं बदला जा सकता, फैसला दबाव में नहीं आ सकता। जज साहिबान फैसला लिख रहे हैं और मेरे ख्याल से अनाउंस कर देंगे जब भी उनका होगा। इसमें कोई ये जो होता है ना कि लिस्ट आएगी, वो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट, यानी सुबह 8 बजे भी जारी हो जाए तो वो 12 बजे फैसला हो जाएगा। ना वकीलों को बताना जरूरी है, ना वकीलों को बताना जरूरी है कि सारे वकील जमा हो और मजबूर लगे। ये भी हो सकता है खाली वेबसाइट पे डाल दे फैसला, ये भी हो सकता है वेबसाइट पे डाल दे, ये भी हो सकता है कि एक जज मौजूद हो और बाकी जजेस के सिर्फ साइन हो और एक जज पढ़ के सुना दे, यानी कई तरीके हैं फैसलों के। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो खामोशी है, क्या इसका मतलब है वज़ीर आज़म हाउस खाली है? मैं खबर आपको दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म खामोशी नहीं, खाली है वज़ीर आज़म हाउस। यहाँ से फैमिली चली गई है लाहौर, मैं जो खबर दे रहा हूँ वो फैमिली लाहौर चली गई है। और वज़ीर आज़म हाउस से मैंने पूछा कि फैमिली वापस कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि पैनामा के फैसले से पहले नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि पैनामा के फैसले से पहले वजीर आजम इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अब ये लाजिम है कि वो तो देखिए तरजीहों के वजीर आजम हाउस से मुझे बताया गया है। मैंने उनसे कहा कि क्या वजीर आजम पैनामा तो अगर 6 दिन और नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी वजीर आजम तो आपको कुछ पता है और पता उनको होगा। वो और उनकी फैमिली तमाम जो है वो एक उनकी जो यानी जो खातून एक सियासत में है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा फैमिली की, वो प्राइवेट प्लेन में लाहौर चली गई।
मीडिया की शख्सियत दो मौजूद थी, मीडिया से ताल्लुक है जिनका, और एक उसमें मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मीडिया की दो शख्सियत, अहम शख्सियत मौजूद थी, मीडिया से ताल्लुक रखती ब्यूरोक्रेट्स थे, 7 लोग थे मीटिंग में। और अब मसला ये है कि अच्छा उसके साथ ही वो बगिंग का मसला बहुत ज्यादा हो रहा है कि बात बाहर बाग में हो रहा, ये करो, वो फूल पौधों को भी देखा जा रहा है, उस सिंध में भी ये हालात हैं कि फूलों के अंदर तो कोई बगिंग नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा हमारी बातें, दरख्तों के ऊपर जो ये जो पत्ते लगे हुए हैं इनके अंदर तो कोई जासूसी के हालात है मतलब एजेंसी हमारी, कोई ISI, कोई MI, कोई IB में भी खतरा है, IB भी तो हालात देखते हैं ना, उसूल चाल देखते हैं, IB तो फिर इधर से तो हमेशा, तो वो कोई इस वक्त कोई किसी से बात नहीं कर रहा, पता कोई वजीर तो नहीं सुन लेगा, वो तो सब बात पहुंच जाए, मतलब है कि वो इस वक्त इंतहाई जो है ना वो खुफिया तरीके से हुकूमत चल रही है, खुफिया मिसट्रस्ट है इस वक्त। नहीं इस वक्त हुकूमत गायब, हुकूमत कहाँ है? मेरा तो सीधा सवाल है कि वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है इस वक्त? आज एक बड़ा सानिया पेश आया, एक प्रेस स्टेटमेंट आ गई उनकी, बड़ा उन्होंने मजम्मत की, हर पाकिस्तान का दिल जो है वो रो रहा है, लेकिन सवाल ये है जो मैंने पहले सवाल किया था कि हुकूमत, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की, यानी वो कहते हैं ना कि एक मुहावरा था ना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, उसमें अब ऐड कर लें कि पाकिस्तानी सियासत जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, यानी वो वजूद ही नहीं किसी का, सब गायब है। शहबाज शरीफ साहब खुश नजर आए, खुश क्या, वो फाल नजर आए, खुश तो गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, माजरा, वो फाल नजर आए, वो जनाजे में शिरकत की, उन्होंने बड़ा बहुत शुक्रिया उनका, वजीर आजम पाकिस्तान की तरह। तो बात यह है कि क्या फैमिली चली गई है इस्लामाबाद से लाहौर, और लाहौर के अंदर वजीर आजम अगर लाहौर मौजूद हैं तो फिर लाहौर के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पेश आना वजीर आजम की मौजूदगी में, लोग इस मुल्क के 20 करोड़ लोग, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूं, चले बाकी नहीं करते होंगे, मैं अकेला जो सर पीट रहा हूं कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन जब तक नहीं होगा दहशतगर्दी के खिलाफ, उनके सहूलतकार उनके माशी दहशतगर्द सपोर्ट करने वाले जो आम तरीन जगहों में बैठे हैं, जो साबित हो चुका है सिंध में जी, जो कराची में साबित हो चुका है कि आपके सामने इलेक्टेड सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स, उनके घरों से, मंजूर काका कौन था मुझे बताइए नहीं, निसार मोराई कौन था, ये डॉक्टर आसिम कौन थे, ये शर्जील मेमन साहब कौन है जी, ये पंजाब में नहीं होना चाहिए। और अंदरूनी सिंध जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड इजाजत, अब आज मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि जनरल बिलाल अकबर साहब एक बड़े उहदे पे आ गए हैं, कराची ऑपरेशन को उन्होंने देखा, उनकी आज बात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और चौधरी निसार साहब से। अब ऑपरेशनली उन्होंने कराची ऑपरेशन को देखा है ना खुद, कोर कमांडर कराची जो रहे हैं जनरल नवीद मुख्तार, जो अब DGISI हैं, क्या उन्होंने कराची को पूरा ऐसे देखा है ना, सिंध और कराची को, कौन कहां बैठ के क्या माशी दहशतगर्दी नहीं है? क्या जनरल नवीद मुख्तार साहब की वो तकरीर नहीं थी एज अ कोर कमांडर जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस इंप्रूव हो रही, जिसमें मिर्चें लगनी शुरू हो गई थी जी हुक्मरानों को और बदमाशिया को? बात यह, क्या उन्होंने गवर्नेंस का जिक्र नहीं किया था? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है सबको। सवाल यह कि अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो उनको नजर नहीं आ रहा जो सुम्मुन बुकमुन उमियुन है, जिनको नविश्ता दीवार भी नहीं पढ़ा जा रहा। बात यह है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे चल नहीं सकता। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, आप लगे हुए पैसा बचाने के चक्कर में, आप लगे हुए कि ये एडी ख्वाजा पिंग पोंग की बॉल है, इधर से मारा उधर गया, एडी ख्वाजा मैं खड़ा रहूंगा, नहीं मैं जाऊंगा, मैं जो वो एक दिन 10वीं पहुंच जाता है, एक दिन वो पहुंच जाता। ओ भाई क्या आप कर क्या रहे हैं? अब भुट्टो साहब की बरसी है, उसमें वो इंडियन गाना सुन रहा था, मैं कल बवे में बात नहीं की, वो तूने मारी एंट्रियां क्या गाना है पता नहीं, वो बना दिया भुट्टो साहब की बरसी पे फातिहा की जगह। अब बात ही है भाई, आप जो है वो यानी रियासत के मामला, पूरी रियासत हिल रही है इस वक्त जी। और आज जो सानिया पेश आया, और कराची में टारगेट किलिंग हुई, आपको पता है, एक तस्वीर मैंने भेजी थी प्रोडक्शन के दोस्तों को, वो चलाएं, कराची में टारगेट किलिंग हुई, रिटायर्ड कर्नल को गोली मारी गई है जो तहरीक इंसाफ के हमायती थे। टारगेट किलिंग शुरू हो गई दोबारा कराची में, ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, जो रिटायर्ड कर्नल कराची में रिटायर्ड कर्नल जिया, उनको गोली मारी, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, नेशनल एक्शन कौन सा नेशनल एक्शन प्लान? वो सिंध में दावतें हो रही थी आज, वो सिंध में अहम तरीन इशू क्या था? एडी ख्वाजा जी, जहन्नुम में जाए लोग सारे। अब मसला ये है कि एडी ख्वाजा, यानी ये एक इशू तो देखें ना आप, मरकज का इशू क्या है? पैनमा, वो वजीर आजम हाउस खाली पड़ा है, यानी मैंने पूछा, मैंने कहा कब आएंगे, है ही नहीं कोई यहाँ पे, इस्लामाबाद को है ही नहीं। वजारत इतलात में लड़ाइयां हो रही हैं, वो तौहीन अदालत यहां पर भी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत, फवाद बैठे हुए हैं वजारत इतलात में। बात यह है कि इस तरह से
और वो कह रहे हैं आगे से कि हमारे सारे मुतालबात मान लिए। नवाज शरीफ साहब ने, वो तो हमने कहा था ना, तो उन्होंने लगा दिया सरताज अजीज साहब को, तो हमारे सारे मुतालबा हमको तहरीक नहीं। ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है? और इसका मंतकी अंजाम अब सवाल ये है कि अगर ये वजीर आजम हाउस अभी वजाहत करे इस बात की, मैं माजरत करूंगा, ये वजीर आजम हाउस की सोर्स है, क्या वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाहौर गए हैं तो कोई वजह है जिसकी वजह से गए हैं, या परमानेंटली चले गए हैं, या 3-4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे? यानी वीकेंड तो गुजर गया ना भाई, जुम्मे को गए, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, कल जुमेरात, क्या वजह है? लाहौर में क्यों है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस खाली है। जी जी नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे एक और झगड़ा वजारत दाखिला में और ये वजीर आजम हाउस के दरमियान। आप ब्रेक डॉक्टर साहब इन इश्यूज पर बात करते हैं। वजीर आजम इस वक्त लाहौर में है, इसकी क्या वजह हो सकती है और पैनामा केस का फैसला कब सामने आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज मुल्क में एक सानहा पेश आया, लेकिन आर्मी चीफ का कहना है कि मरदमशुमारी को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। मरदमशुमारी तो होनी चाहिए, और इससे देखें हमारी शहादतें हो गई हैं, स्कूल टीचर्स और फौज के लोग निकले थे एक पाक फजाइये के। देखिए मरदमशुमारी तो नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें ना कि लोगों को गिनना है तो यहाँ हुक्मरान गायब हो गए अचानक। हुक्मरानों को पता ही नहीं चल रहा वो किधर गए। बात यह है कि देखें मरदमशुमारी जो है ना, यानी आज जो सिंध काबीना का इजलास हुआ है ना, एडी ख्वाजा वाला, उसके अंदर क्या हुआ है? उसके अंदर सिंध के चीफ सेक्रेटरी इजलास में फरमा रहे हैं कि मेरे घर, वो जो मरदमशुमारी का पहला हिस्सा था, वो कह रहे हैं कि मेरा घर उसमें आया ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध का घर उनसे पूछा ही नहीं। और दूसरा वो ये कहते हैं इजलास के अंदर, चीफ सेक्रेटरी सिंध फरमा रहे हैं कि मुझे टेलीफोन कॉल करके पूछा जा रहा है चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि फलाने आप, उन्होंने कहा जी मैं फलाना आदमी हूं। उन्होंने कहा आपके घर में असला कितना है? उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरिए, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हम मरदमशुमारी वाले बोल रहे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध काबीना में सुनाया है किस्सा, लेकिन किसी को परवाह तो है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे पूछा असला कितना है, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मेरे घर में बच्चे कितने हैं, मेरे घर में बुजुर्ग कितने हैं, खवातीन कितनी है। पूछा जा रहा है असला कितना है, यानी असला भी क्या मरदमशुमारी में? वो पता नहीं कोई फजूल किस्म की कॉल थी, कोई उधर ही इजलास के अंदर से कोई मजाक कर रहा था बैठा हुआ, या कोई 2 चीफ सेक्रेटरी आ गए 2 आईजी की तरह, पता नहीं क्या हो रहा था। वो देखे ना, खाना जंगी है ना सिंध में, तो 2 आईजी 2। अच्छा, अब अचानक कायम अली शाह साहब दोबारा उनके बयान आने शुरू हो गए। हम नोट करें ना, मुराद अली शाह चुप हो गए, कायम अली शाह दोबारा आ गए। ऐसा लग रहा है सिंध में दो चीफ मिनिस्टर आ गए दोबारा। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं हम नहीं, मुराद अली शाह तो आप खामोश रहे। कायम अली शाह साहब ने कहा हम 100 कागज लाएंगे एमक्यूएम के खिलाफ। साईं कायम अली शाह साहब ने अपना पूरा दौर एमक्यूएम के साथ गुजारा है। पूरा दौर इनका कायम अली शाह साहब का, आखिरी चंद महीनों के अलावा, जिसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो रेंजर्स ने पकड़ा था, वो तो रेंजर्स का चापा था, इनकी कोई गलती नहीं थी। और ये तो सिंध गवर्नमेंट में आ रही थी एमक्यूएम उस वक्त, वो जो हालात थे उस वक्त के। तो कायम अली शाह साहब कह रहे हैं हम इनके खिलाफ 100 पेपर लेंगे। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ रही है। या तो लोगों की याददाश्त खो गई है, इनकी तो नहीं खो सकती, या तो लोगों का दिमाग खराब हो गया है, लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। यानी वो कह रहे हैं अच्छा एमक्यूएम जो है वो आज एक व्हाइट पेपर लेकर आई है। अच्छा वो उस वाइट, अब आप देखिए ना, एमक्यूएम पाकिस्तान की अजीब सूरत हाल है। वो ले आए हैं व्हाइट पेपर, अच्छा किया उन्होंने। वो शहरी मसाइल, फिर शहर के मसाइल नहीं खत्म हो रहे हैं ना, शहर के मसाइल पे तो सिंध हुकूमत, लेकिन मामला ये है कि वो एमक्यूएम के अपने मसाइल हैं, लेकिन वो जो व्हाइट पेपर आया वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब कल पाक सरजमीन पार्टी एहतजाज शुरू करने लगी है सिंध में जी। अच्छा, अब वो एहतजाज कैसे? अच्छा एमक्यूएम ने भी देखें, वसीम अख्तर साहब ने ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है जो इन्होंने केएमसी की जमीन वापस ले ली है, जो कब्जा खत्म करवाया इन्होंने बाग इब्न कासिम। लेकिन बात यह है कि ये पाक सरजमीन पार्टी से कैसे निपटेंगे? एमक्यूएम तो अभी तक पुरअमन अंदाज में, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान पे एक अताब आया हुआ है, उन पे सियासी अताब है, उनके केसेस चल रहे हैं, सब कुछ। वो पाक सरजमीन पार्टी निस्बतन उन पे अताब जरा कम है। अब वो एहतजाज करने जब निकलेंगे, पाक सरजमीन पार्टी, उन्होंने अपनी तंजीमें फुल मुनज़्ज़म कर ली है, हैदराबाद इधर यूनिट सारे खुल खाल के उन्होंने खामोशी से अपना काम सारा तंजीमी ढांचा जी। अच्छा, उनके भी लोग जा रहे हैं अदालतों वगैरह में, वो भी सारा चल रहा है।
लेकिन वो बहरहाल इस लिहाज से बेहतर है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, एक अलग सियासी जमात के तौर पे वो सामने आ गए जी। अब वो जो एहतजाज करेंगे, जो मैंने कल भी बात की थी, कल से उनकी खामोशी से आप सुबह, यानी अभी तक तो खामोशी है, लेकिन कल अचानक वो MQM सॉरी पाकिस्तान पार्टी बाहर आ जाएगी और उनके तकरीबन वही मुतालबात होंगे जो MQM पाकिस्तान के, यानी शहरी हकूक, ये सारे मामले। देखें, फारूक सत्तार भी मेयर रहे कराची के, ये 2 मेयर्स हैं, और मुस्तफा कमाल भी मेयर रहे कराची के। तो शहरी मामलात तो उंगलियों पे है ना कि क्या इश्यूज हैं, बिजली का क्या इशू है, पानी का, इनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, और सिंध के बाकी शहरों शहर इलाकों को भी। अब मजा ये कि अब ये क्या उसको क्या करेंगे वहां पे बैठ के, इमदाद पताफी और मुकेश चावला और ये सारे जो मतलब आपको पता है वजीर आला सिंध के पास 13 वजारतें हैं इस वक्त। साईं मुराद अली शाह जो हैं उनके वो 13 उनकी जात के अंदर वो अंजुमन है 13 वजारतों के। जैसे हमारे वजीर आजम के अंदर कई वजारतें हैं ना, वो वजीर खारजा भी हैं, वो बेशुमार वजार, तो मुराद अली शाह साहब वजीर खजाना भी हैं जी, वो वजीर दाखिला भी हैं जी, वो कई उनमें 13 वजारतें मुराद अली शाह साहब के पास हैं। अब मुझे आप ये बताएं, इन पूरी, अच्छा वो पीछे चले गए खामोश हैं, और आज एडी ख्वाजा, मेरा अपना जो जाती इंप्रेशन था ना जब आए थे मुराद अली शाह साहब, मैं इनको शुरू में देखता रहा और इन्होंने बड़े फाल तरीके से कराची में काम करना शुरू किया। कराची ये सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा था ना कि सुबह सुबह निकल रहे थे, शहर का दौरा, ये वो में जा रहे हैं, पब्लिक के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन, इमेज बेहतर। वो कितने दिन चला है? वो चला है मेरे ख्याल से कुछ 15 दिन या 20 दिन, जबरदस्त हो गया, वो खत्म, पूरा कहानी खत्म, बिल्कुल ठुस, जैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत थी उसको ठुस किया जरदारी साहब ने, इनको भी ठुस किया जरदारी साहब ने, इनको बिल्कुल बेकार आदमी, ना तू अयान अली बाहर जा सकी, ना जो है वो डॉक्टर आसिम का कुछ बना, शर्जील मेमन में मेरी वजह, मतलब तुम हो किस काम के? ठीक है ना, बैठो आराम से, काम, मुझे गुड गवर्नेंस, ये बैठो घर पे आराम से, इस एडी ख्वाजा को हटाओ। असल मसला एडी ख्वाजा नहीं, जो मैंने पहले, असल मसला ये कि अदालत और वफाक क्या करता है? क्या नवाज शरीफ साहब एडी ख्वाजा के लिए खड़े होते हैं? चौधरी निसार खड़े हो रहे हैं, 1 मिनट, चौधरी निसार खड़े हो रहे हैं, साद रफीक साहब बोले, क्या नवाज शरीफ साहब भी एडी ख्वाजा के लिए खड़े होंगे, या उनका मामला जरदारी साहब के साथ जो चल रहा है बैकडोर, जो मैंने कल भी कहा था ना कि राब्ता है, वुज़रा को नहीं पता, क्या नवाज शरीफ साहब, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खामोश है, अभी देखिए ना दोबारा उन्होंने ये कह दिया कि एडी ख्वाजा को हम हटा के दस्ती को ला रहे हैं वापस, दस्ती ख्वाजा समीउल्लाह कलीमुल्लाह, बिल्कुल यही मामला है। अच्छा ये चल रहा है ना, अब इसमें यानी अब देखिए सिंध की पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस तकसीम हो चुकी है सिंध की। आपको पता है सुबह लाहौर में क्या हुआ? जब ब्लास्ट हुआ है ना, तो ब्लास्ट के फौरन बाद सबसे पहला काम क्या हुआ है? 2 थानों में झगड़ा हो गया लाहौर के, कि ये हमारी हदूद में हुआ कि तुम्हारी हदूद में। आखिर में जाके जो पर्चा दर्ज हुआ, बेचारे शहीद हो गए मर्दमशुमारी करने वाले, वो डिफेंस B का इलाका है थाना, वहां पे दर्ज हुआ। तो लड़ाई पुलिस लड़ाई थी आपस में, हालांकि वहां इतना कोई मसला नहीं। सिंध में तो मुकम्मल तौर पे तकसीम है, ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है, यानी ये अनवर मजीद का बंदा है, ये एडी ख्वाजा का बंदा है। हाँ वो दस्ती वस्ती तो ऐसे ही है ना, ये अनवर मजीद का बंदा है, ये एडी ख्वाजा का, यानी इस तरह नाम हो रहा है। अब इस तरह से मामला चल सकता है? मुझे आप ये बताएं, इस तरह से मामला कल वहां पर भुट्टो साहब की बरसी और उसके नताइज, यानी उसके आप पैगाम क्या दिया आपने? अच्छी गवर्नेंस, अच्छा हम करेंगे, ये करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, इस साल हमारा वजीर आजम होगा, वो कह रहे नहीं अगले बिलावल ने कहा इस साल होगा, नहीं बिलावल ने कहा इस साल होगा, हाँ नहीं किसने कहा इस साल होगा? एक ने कहा बिलावल, नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिलावल ने कहा इस साल देंगे, जरदारी साहब ने कहा अगले साल देंगे, या दोनों ने अलग बात की बात। लेकिन बात यह कि उससे अगले दिन क्या हुआ? पूरी कैबिनेट मिलके एडी ख्वाजा को हटाने का एक ऐलान कर रही, पूरी कैबिनेट जी, और बाकी जहनुम में गया, पूरे सिंध के इश्यू सारे भाड़ में गए। एडी ख्वाजा, क्योंकि अदालत के साथ जो पंगा है, वो पंगा लेना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, क्या लेना है पंगा जी, जिसकी बिस्मिल्लाह सिंध से हुई है। और क्या उस सूरत में जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब साथ खड़े होंगे, या दोनों अदालतों के फैसलों को मानेंगे, और अदालतें क्या अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाएंगी? जो कि करवाएंगी, क्योंकि जो रियासती अदारे हैं, खासतौर पर फौज एस्टेब्लिशमेंट, उसकी तरफ से बिल्कुल वो अदालती फैसलों से पीछे, ना वो इधर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना उधर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अदालतें अपना फैसला करें, फैसला अदालतों ने कर दिया, जो भी चाहे हक में करें नवाज शरीफ साहब, चाहे हक में क्लीन चिट दें, तो भी रियासती अदारे फॉलो करेंगे उसको,
कमीशन बना दिया, डी सीट कर, जो भी किया रियासती अदारे फॉलो करेंगे। तो ये जो मामला है ना, रियासती अदारे अदालत को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? एडी ख्वाजा मेरी बात नहीं सुनता, अदालत की सुनता है, ये क्या बात हुई? जी। आप डॉट्स को मिलाएं जी। और ब्रेक लें तो फिर उसको स्ट्रेटेजी को और जरा क्लियर करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या बन रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे वजीर आजम और जरदारी साहब की स्ट्रेटेजी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी कल एहतजाज करने जा रही है और ये सिंध हुकूमत के लिए नया दर्द सर हो सकता है। क्या ये एहतजाजी तहरीक कचरे की मामले की वजह से हो रही है? देखें, कचरा तो एक मसला है ना इस मुल्क का, कचरे में तो फिर आपके और भी कचरा उठाएंगे तो उसमें तो जीती जाती शख्सियत भी आ जाएंगी ना। हम तो, मैं कह रहा हूं ये सफाई के नहीं, सफाई का वक्त है इस वक्त। सफाया कौम चाहती है सफाया करना, सफाई साथ हो जाए, धो दो, भल सफाई काट दो। आपको पता है ना, वो ये जो कहते हैं ना, वो पौधे पनीरी में एक तरह एक ही साइज के लगने, इसका कॉन्सेप्ट यूनान में ऐसे निकला था कि वो कहते थे कि एक तरह का जरा सा पौधा बड़ा होता तो काट दो, इसकी आवाज ऊंची हो रही है तो काट दो, तो बराबर बराबर के पौधे, यहां से कंसेप्ट शुरू है ये पौधों का। अच्छा, अब मसला ये है कि कराची में, ये कराची का इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क का इशू है, लेकिन कराची चूंकि सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा कमा के देता है और सबसे ज्यादा वहां पर, अब ये पाक सरजमीन पार्टी, पहले तो वसीम अख्तर साहब ने बेड़ा उठाया 100 दिन का, वो पता नहीं क्या हुआ। उससे पहले मुराद अली शाह साहब आए, मैं रोज सुबह निकलूंगा, न्यारी पाए खाऊंगा, वो मैंने पहले कहा था कि वो सुबह नहीं निकलते, वो सुबह उसके बाद सोते हैं। लोग समझ रहे थे कि सुबह वो निकलते हैं दौरे पे, मैं ये चीख रहा था कि नहीं, उसके बाद वो सोते हैं, वो रात को वो उसको सोने का टाइम होता है, जाके न्यारी पाए खा के सो जाते हैं जाके, और फिर शाम को उठते हैं फिर। अच्छा, 12 अब मसला ये है कि ये पाक सरजमीन पार्टी कल क्या करेगी, ये उनको बड़ा चैलेंज, और यही मुतालबा एमकेएम का भी है, एमकेएम पाकिस्तान का भी है। जी बिल्कुल, ये बात अच्छी हुई है, ये बात अच्छी हुई है कराची के लिए कि एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान वो जो तलखियां थी वो कम हुई है और दोनों अब इश्यूज पे आ गए हैं। यानी वो बात खत्म हो गई है कि तुम किसके साथ हो तो तुम किसके साथ हो, इश्यूज कराची के इश्यूज पे आ गए दोनों। अब यकीनन यानी मेरी दरख्वास्त होगी ये पाक सरजमीन पार्टी से भी कि आप वसीम अख्तर साहब इसे, यानी सियासत को साइड पे रख दो, शहर का मसला है, अब शहर का मसला है, अब इसमें सब साथ आ जाए, सारी तहरीक इंसाफ जमाते और सूबे का मसला है और फिर सूबे के मुल्क पे आ जाए। अब बात यह है, एक तो मुझे मेरा वजीर आजम ला दो, मेरा वजीर आजम किधर है, मुझे मेरा वजीर आजम चाहिए जी। मैं प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मुझे मेरे वजीर आजम का बताओ किधर है मेरा वजीर आजम, कहाँ चला गया, मुझे मेरा वजीर आजम। वो एक डायलॉग भी था फिल्म का, मुझे 25 साल चाहिए, मोहम्मद अली की फिल्म का डायलॉग था, तो मुझे मेरा वजीर आजम चाहिए, मेरा वजीर आजम किधर है मुझे बताओ। कराची में पाक सरजमीन पार्टी गालिबन उनसे उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी सॉलिड किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे जी। यानी सॉलिड, यानी मतलब है कि एक ठोस स्ट्रेटेजी, यानी एक रवायती नहीं, रवायती मैं माजरत के साथ मैं पाक सरजमीन पार्टी से ये तवक्को नहीं करता, क्योंकि ये जो देखिए ना वसीम अख्तर साहब, मेरे कराची के लोगों कचरा उठा दूंगा, वो कचरा, वो क्या कचरा ही कचरा है, कचरा कुर्सियों में बैठा हुआ है, वो कचरा ईवानों में बैठा हुआ है, कचरा कहां से उठाओगे, तो वो उनको फंड नहीं, लेकिन बहरहाल बागिल में कासिम उन्होंने ले लिया, मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे कराची, उनके इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात भी नहीं है, पैसा नहीं है, खुदा जाने क्या मामला है, लेकिन ये कराची और सिंध को लोगों ने बदमाशियों से छुड़ाना है। पाक सरजमीन पार्टी, मेरा अपना अंदाजा ये है कि जितनी उनका ये तंजीमें खामोशी से बनाते रहे ना, चुपके चुपके, इधर हैदराबाद में हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर गए उधर गए, इन्होंने अपनी तंजीम साजी मुकम्मल कर दी जी। और मुझे उम्मीद है कि ये कोई रवायती किस्म की बात का नहीं करेंगे, ये कहते हैं ना कि वो जड़ों में बैठना, मतलब बैठ जाएंगे इनका कुछ, यानी कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क कर चुके हैं कराची का, इतना बड़ा शहर, पढ़े लिखे लोग, बच्चे, इकॉनमी की बैकबोन कराची, स्ट्रेटेजिक, कराची सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है मुल्क को, और कराची का कचरा कौन उठाएगा, और कचरे के भी ठेके दिए हुए आगे, इस इलाके का कचरा, क्योंकि इस इलाके के कचरे में बोतलें निकलती हैं, उस इलाके के कचरे में कुछ नहीं होता, वो भी आपको पता है कचरा, अब क्या मैं बताऊं, ये कचरा भी ठेकों में जाता है आगे, ये कचरे का भी इलाका है ना, गरीब इलाके का कचरा नहीं, वो क्लिफ्टन का कचरा, वो डिफेंस का कचरा, वो बोतलें, इस किस्म की चीजें, मतलब वो क्या कहानी सुनाऊं मैं। बात यह है कि पाक सरजमीन पार्टी का कल ये इम्तिहान है कि शहरी मसाइल को और सिंध के भी, यानी अगर देखें एमकेएम पाकिस्तान को भी अब
बात करनी पड़ेगी मुल्क जी। की, और इनको भी बात करनी पड़ेगी मुल्क की। ये शहरी दही से सिंध के मसाइल और सिंध में जो गड़बड़ है सारी, कल लोगों की नजरें हैं पाकिस्तान पार्टी की एहतजाजी तहरीक की तरफ से, उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि कल वो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, और मैं कोई रवायती ऐलान उनकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि वो मतलब कोई प्रॉपर एक बात करेंगे कि जिसके नतीजे में शहर को उसके हकूक मिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मुझे मेरा वजीर आजम चाहिए। जी। पैनामा के फैसले से पहले मेरा वजीर आजम इस्लामाबाद से कहां चला गया? क्यों मुझे वजीर आजम हाउस के लोग कह रहे हैं कि सारा सामान शिफ्ट हो गया? क्यों मुझे बताया जा रहा है कि खातून एक प्राइवेट जहाज में बैठ के लाहौर चली गई हैं और वो कह रहे हैं मुझे मेरा वजीर आजम ला के दो? जी जी, शुक्रिया। वजीर आजम मुझे नहीं चाहिए दानिया नजीर, मुझे वजीर आजम चाहिए। बिल्कुल, हम सबको चाहिए। शुक्रिया। फैसले से पहले कहां चला गया मेरा वजीर आजम? जी जी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ, नए शेयर की तरफ से। हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सफर ख्याल रखिएगा।